these are the theories that you are supposed to cover. चाहे कोई IR का स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, ये सब ऑलमोस्ट आपकी ब्रांचेस मिल रही, बल्कि IR इज अ सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Then your third topic is international political security. Conceptualization of security in 21st century. We discussed it, and I also shared one handout of in soft copy to the group, जिसमें 21st century से related security क्या है. आप में से मेरा ख्याल है कोई भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन जो है उनके पास है. Then power elements of national power. On Friday we discussed the elements of national power. Could you please highlight those points जो हमने headings पढ़ी थी, cover करें ज़रा बताइए. लास्ट क्लास में जी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर. जब तक आपको एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर नहीं पता चलेगा, आपको बैलेंस ऑफ पावर वो समझ नहीं आएगी. सिर्फ हेडिंग्स बता दीजिएगा. मिलिट्री पावर, cultural and could you please write on the board? हैं? जरा बोर्ड पे लिखिए वो हेडिंग्स. ये इरेज कर दीजिए. अब पावर को पढ़ने के लिए उससे पहले एलिमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है. Obviously you need to study the military of not only your country but other country as well, both developing countries and developed countries as well. Economic power. All right. So these are the elements of national power. So when you prepare this topic, you are supposed to do it comparatively. Okay, what is the condition of your country and outside of your country? ठीक है? Then your next topic is balance of power that we are doing today, and then foreign policy determinants. This is decision making and analysis, sovereignty and national interest. Then your fourth topic is strategic approach to international relations. War, causation of war. इसमें सारी आपकी wars आ जाएंगी. लिमिटेड वॉर आ जाएगी, आपकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर आ जाएगी, आपकी सिविल वॉर आ जाएगी, गोरिल्ला वॉर आ जाएगी. ये सारी पूरा वॉर का एक चैप्टर है. देन स्ट्रेटेजिक कल्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कल्चर, डेटरेंट
deterrence theory and practice with special reference to India and Pakistan. Then international political economy, इसमें आप करेंगे theories of international political economy, mercantilism, economic liberalism and neo-Marxism. So theories of imperialism, और फिर उसके बाद आएगा आपका नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी आ गया, जिसमें आप टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर अप्रोचेस टू पीस कौन कौन सी होंगी, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सिर्फ अभी आपका पेपर 1 का सिलेबस है। 5 सवाल करने होंगे आपने पेपर में। पेपर पैटर्न तो देखा होगा आपने, 4 होंगे और 5वां आपका MCQs वाला होगा। तो 4 सवाल आपने 20 नंबर के थ्योरेटिकल करने होंगे। MCQs का कितने का, आधे घंटे का पेपर होगा, 30 मिनट्स? नहीं, जो सरकारी टाइम है आधा घंटा, तो समझे कि आधे घंटे में वो आपके MCQs होंगे। उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे होंगे और 2.5 घंटों में आपने 4 सवालों के जवाब देने होंगे। 20 मिनट जाएंगे तो समझे आपके पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे अगर फर्ज करें 2 घंटे, अब आपने 2 घंटों को 4 सवालों पर डिवाइड करना है और 20 नंबर का आपका एक सवाल होगा। नहीं, ये कोई शर्त तो नहीं है, 3 से 4 पेजेस लिख लें, बहुत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप जवाब लिखेंगे तो इररेलेवेंट नहीं लिख दें, जो सवाल पूछा गया है बस उसी पर रहेगा। ये नहीं कि वो उनकी जितनी भी जनरेशन्स थी सारी बताना शुरू कर देंगे। आप उन्हीं जनरेशन्स को अगर एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे तो फिर आप आंसर को कंक्लूड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 के सिलेबस में क्या है आपके पास, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन 2 वॉर्स, रशियन रेवोल्यूशन, फैशिज्म, लीग ऑफ नेशंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर कोल्ड वॉर का पूरा पीरियड है आपका। फिर इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, आसियान, नेफ्टा, सार्क, SCO, OIC, ECO, WTO, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी पड़ेंगी आपको। अच्छा, फिर है रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। फिर आपके फॉरेन पॉलिसी ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज हैं, USA, रशिया, चाइना, UK, इंडिया, पाकिस्तान एंड EU। चूँकि आप अपने मुल्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आपके मुल्क का सेंट्रल सुपीरियर एग्ज़ाम है ना, तो अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी आपने देखनी होगी। देन साउथ एशिया में आपके पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और ये सारे इससे रिलेटेड जितने भी हैं आपका ये जो है जितनी भी ट्रीटीज़ थी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी हो गया, देन ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव CTBT जो हो गए हैं ये। फिर आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आ जाएंगे, यूरो अटलांटिक वर्सेस एशिया पैसिफिक ग्रेट पावर पॉलिसीज़, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी। ये है आपका IR का सिलेबस। अब याद रखिएगा, कोई अगर पूछ लेता है कि IR के सिलेबस में क्या है, तो कम से कम सारे नहीं 4 टॉपिक तो आप सही बता दें उन लोगों को। जब कभी भी किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि उस इम्तिहान का ना पहले अच्छे तरीके से सिलेबस पढ़ लिया करें और उस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न देखें, फिर अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू करें। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जो आपको पढ़ाने आ रहा है उनसे ही पूछ लें कि ये इम्तिहान है किस बारे में। ठीक है,
शायद पहली क्लास में डिस्कस हुआ था, लेकिन अब मसला ये होता है कि हर रोज़ ही किसी न किसी की नई क्लास होती है, पहली क्लास होती है। आज किसकी पहली क्लास है यहाँ पे? आपकी। अब देखें, हम पिछले 3 महीनों से चीज़ें कर रहे हैं, अब आप कहेंगे ये बैलेंस ऑफ पावर कहाँ से आ गया? पहले तो मुझे आईआर बताओ कि आईआर क्या है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हर दिन क्लास में एक न्यू बच्चा होता है और फिर मेरा ख्याल है उसकी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं कर पाता है बंदा। मेरा 25 में इंटेक है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही आप जब मर्जी दें, मैं तो सिर्फ आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर हफ्ते में किसी की पहली क्लास होती है, तो वो फिर कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओके। शिफ्ट्स इन पावर, व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट्स इन पावर? कैन पावर बी शिफ्ट्स? कैन पावर शिफ्ट इट? क्या मुल्कों की पावर चेंज हो जाती है, शिफ्ट होती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क? जो कल के पावरफुल है आज की वीकेस्ट नेशन है, ऐसा है? जो कल का कमज़ोर आज का ताकतवर? चलें, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ऑल राइट, सो द बैलेंस ऑफ पावर इज़ नॉट स्टैटिक, बैलेंस ऑफ पावर इज़ नॉट स्टैटिक, एक जगह रुकी हुई नहीं है आपकी। ठीक है, it can change due to economic, military, technological or political developments, full stop. The rise of China and the relative decline of the United States is an example of a significant a significant shift in recent years. Earlier, the United States were the powerful nation, right? But now it has little bit declined, and the rising superpower is China through its economy, through its military and all that. अब ये आपने पावर शिफ्ट्स देखनी है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में से कौन ऊपर आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में से कौन ऊपर आ रहा है, और ये आपने इसका थोड़ा सा पढ़ना होगा बैकग्राउंड। ठीक है, लास्ट इज सॉफ्ट पावर। In addition to military and economic power, soft power, which includes, in addition to military and economic power, पहले या तो मिलिट्री आपकी स्ट्रांग होती थी या आपकी इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होती थी, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इकोनॉमिक पावर, सॉफ्ट पावर, which includes cultural, educational,
and diplomatic influence also plays a role in international relations. Plays a role in international relation. Now the soft power is your culture, education and diplomatic influences. अच्छा, just tell me, how can a culture brings changes? जैसे यूएस है, उनके हम कपड़े पहन रहे हैं, उनकी हम ज़बान इंग्लिश है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कपड़े तो हम इंडिया के भी पहन रहे होते हैं। देखिए हमारे कपड़े जैसे सलवार कमीज है, उनके कपड़े पैंट शर्ट वगैरह हैं, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, लैंग्वेज हम इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके। और कल्चर क्या अडॉप्ट कर रहे हैं हम? एनी अदर? एजुकेशन कैसे? जैसे यूके का ओए लेवल है, काफ़ी बच्चे पाकिस्तान में ओए लेवल कर रहे हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम वी आर फॉलोइंग। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो हर मुल्क में है ना। इंडियन का एग्ज़ाम क्या है? आईपीएस? क्या नाम यही है उनका? है आईपीएस ही है ना? क्या बना उससे? उन आप यूट्यूब में लेक्चर सर्च करें, कहते हैं सीएसएस की तैयारी इंडियन वो सिखा रहे होते हैं, ऐसे ना तो हमारा आईपीएस और चीज़ है। इंडियन सर्विस जैसे हमारे पास होती है आईएएस है, उनके पास आईपीएस है, उनका भी सीएसएस है। सीएसएस बेसिकली ब्रिटिश था और हमने भी टॉप किया, उन्होंने किया, बस उन्होंने ये किया है उन्होंने इसकी बुक्स कम कर दी, कुछ उन्होंने अपनी बुक्स उसमें ऐड कर दी हैं। सेकंड उन्होंने ये कहा कि आप जिस मर्जी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। हमारे पास अभी भी वो इंग्लिश है, तो कहते हैं आप 5 से 6 अटैम्प्ट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 हैं। नाम की अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई में तो तो अब ये तो जितने मर्जी मल्टीपल्स वो चांसेस हो रहे, फिर आप पढ़े ना। अच्छा ठीक है, अगली दफ़ा पढ़ लेंगे, अगली दफ़ा पढ़ लेंगे। और एक मिनट उनके पास ज़्यादा है, लेकिन मैं वो सीसीसी तो बहुत कम जाता हूँ। नहीं चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले मैं वो पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर में ही आया था कि अब ना लोगों का रुझान कम हो गया सीएसएस की तरफ। मैंने कहा कहाँ कम हुआ, अभी भी इतने हज़ारों की। इंडिया में बहुत कम है वो, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में वो अभी आई थी ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और जब से बेरोजगारी बढ़ी तो ज़्यादा है। और बंदा कहता है बिल्कुल कह रहा हूँ। तो सीएसएस कौन सा ज़्यादा रोज़गार? मैं बैठ जाते हैं तो बताते हैं आईआरएस लेवल क्या है। भाई सीएसएस तो आपका सिर्फ रखती 200-300 बंदा है। पाकिस्तान की बेरोजगारी को कैसे सीएसएस कवर कर रहे हैं? हम लोग सीए कवर करेगा, सीए कवर करेगा बेरोजगारी। बेरोजगार बन के हिस्सा ला सकते हैं ना। सीए कर रहे हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अच्छा ऑप्शन है। सीए इससे ज़्यादा मुश्किल है, सीएसएस से सीए बहुत मुश्किल है। बेरोजगारी तो खत्म हो सकती है ना वहाँ, हाँ बेरोजगारी तो खत्म हो सकती है ना, आपके फाइनेंशियल तो बेरोजगारी तब ख़त्म होगी जब आपका सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ट होगा, लोगों का ट्रस्ट जो है वो वापस होगा, इन्वेस्टर्स आएंगे। तब आपके जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। जब हर कोई आपके मुल्क से चीज़ें समेट के बाहर चला जाएगा तो हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू दी अपॉर्चुनिटीज़? एक बैच जो पास आउट होके निकलता है 300 से 350 बच्चों का निकलता है,
ये मैं यूनिवर्सिटी की बात बता रही हूँ, वो भी एक डिपार्टमेंट की बता रही हूँ, एक सब्जेक्ट के 200 से 300 एक यूनिवर्सिटी का निकलता है। उसी साल पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का आप देखें कि एक आईआर में एक पूरा बैच पूरे पाकिस्तान का निकल रहा है, कितनों को जॉब मिल रही है, कितने सीएसएस क्वालिफाई कर रहे हैं, या कितनों को फॉर्ट सिलेक्ट कर रही है, या कितनों को एमएनसीज हायर कर रही हैं, है ही नहीं। अब हमारा जो आईआर का बैच था 2002 का, तो उसमें से मैं उस दिन किसी से बात करी थी कि हमारे आईआर के पूरे बैच में से कितने लोगों ने पीएचडी की है, तो सिर्फ 3 लोग थे, 2 लोग कर चुके हैं और तीसरी मैं कंप्लीट कर रही हूँ पीएचडी। तो आप ये देखें कि कितना वो उस सब्जेक्ट से पीछे की तरफ लोग चले गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी से तो सिर्फ 3 लोग अब तक हमारे जो अभी तक न सामने आए हैं, क्योंकि अब तो ये थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप सब लोग दोबारा मिल गए ना, तो 3 अब तक जो है ना वो 3 पीएचडीज हैं। एक सीएसएस ऑफिसर है बस। नहीं पीएचडी चल रही है। पीएचडी कैसे ख़त्म हो सकती है? चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल। ये सिर्फ थोड़ा सा आज आपको मैंने फूड फॉर थॉट दिया है। जब नेक्स्ट क्लास में आएँ तो प्लीज़ इस टॉपिक पे पढ़ के आइएगा, ठीक है? चलें जी, थैंक यू।